हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी टारगेट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो की अगली क्लास, अपनी वीडियो की अगली कड़ी जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, उसको लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। उम्मीद है आपको कल का लेक्चर, कल का वीडियो पसंद आया होगा और जो मूलभूत अवधारणाएँ थीं, जो समझ थी, थोड़ी बहुत जो हमने चर्चा की थी, संविधान क्या है, संविधान क्यों ज़रूरी है, सब चीज़ों के बारे में, संविधान का क्या महत्व है एक देश के लिए, आपने भली भांति समझ विकसित कर ली होगी। तो जैसा कि हमने कल प्रस्तावना पे अपना रुके थे, प्रस्तावना पर अपना विराम लगाए थे और आज हम वही अगले कड़ी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की भूमिका की भांति है। जैसे आप हर एक किताबों में आप जब अक्सर जब निबंध लिखे होंगे बचपन में या फिर क्लास ट्वेल्थ में बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप कोई भी निबंध लिखते होंगे तो पहले उसकी भूमिका, इसको प्रस्तावना कहते हैं, उसको आपने ज़रूर लिखा होगा, पढ़ा होगा किताबों में। पहले किताब आप जब खरीदते हैं और जब आप पहला या दूसरा पृष्ठ खोलते हैं तो उस किताब की भूमिका लिखी होती है। उसमें आपको क्या जानकारी मिलती है कि किताब किस किस लिए है, किताब के जो मूल उद्देश्य क्या है, किताब को पढ़ने से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, ये किताब किस तरह से आपके लिए सहायक है ना, क्या क्या कंटेंट है अंदर होगा, इसका एक ब्रीफिंग आउटलुक आपको भूमिका पढ़ने से मात्र मिल जाता है। तो भूमिका, जिस तरह किताबों की भूमिका होती है, निबंध लिखने से पहले हमको प्रस्तावना या भूमिका लिखनी पड़ती है, लाइक दैट, ठीक उसी तरह से संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं, वो भी संविधान का एक आउटलुक है। संविधान पढ़ने से पहले ये लोग ये जान लें कि संविधान का महत्व क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, संविधान की जो स्वरूप होगा, संविधान में जो सत्ता का स्वरूप होगा वो कैसे डिफाइन किया गया है और जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें सत्ता के स्वरूप, जिसमें सत्ता के स्वरूप, सत्ता का स्रोत और नंबर 3 सत्ता का जो मेन चीज़ है, सत्ता का उद्देश्य तथा संविधान लागू होने की तिथि आदि का उल्लेख दिया गया है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना एक आमुख या भूमिका की भांति है, जिसमें हमारे सत्ता का स्रोत, सत्ता के स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य के बारे में तथा साथ ही साथ संविधान लागू होने की तिथि का भी उल्लेख किया गया है। तो आइए पहले लिख लेते हैं इसी बात को, और आई थिंक मेरे साथ साथ आपको भी लिख लेना चाहिए। तो आइए फिर लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की भूमिका, जिसे हम कहते हैं, हम आमुख भी कह देते हैं, यह आमुख की भांति है। जिसमें सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्वरूप व उद्देश्य तथा संविधान के
लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका या प्रस्तावना संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्वरूप व उद्देश्य तथा तथा संविधान के लागू होने की जो तिथि है उसका क्या है, उल्लेख किया गया है। उसकी लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है। तो ये है संविधान, ये संविधान की प्रस्तावना। अब मित्रों, अब बात आती है संविधान की प्रस्तावना, तो एक कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया, आखिर संविधान की प्रस्तावना को रखा क्यों गया, है ना। और जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा का स्वरूप, विषय वस्तु है, ये कहाँ से लिया गया। तो जो संविधान का जो 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 प्रस्तावना है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो अमेरिका का है उससे लिया गया है। और जिसकी भाषा व विषय वस्तु है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रीएम्बल। सो आपको ये बात जरूर डिनोट करनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो आप नोट कर लें। तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्वरूप व उद्देश्य तथा संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आई थिंक अब मैं हटा दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इसको आप, अगर आपको आवश्यकता महसूस हो, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको जो मैं बोल रहा था उस समय, तो इनको आप स्टार बना कर लिख लीजिए। ठीक है, कि जो प्रस्तावना है उसका जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान। दूसरा जो बता रहा था, प्रस्तावना की जो भाषा है वह विषय वस्तु है, वो कहाँ से लिया गया है, आपके ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आते हैं फिर। हमने इतना जाना, तो हमने जाना प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है। अब हम आते हैं जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा है। देखिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा
प्रतिष्ठा और अवसर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत कुछ वर्ड दाएं बाएं हुए होंगे, लेकिन जो मेन जो अवधारणा है वो जरूर इसमें सम्मिलित है। जैसे और तथा इस तरह के वर्ड आई थिंक मिस हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, आप गूगल कर सकते हैं, प्रस्तावनाओं को आराम से अवेलेबल है। तो जो मेरा मूल मोटिव ये था यहाँ बताने का कि जो प्रस्तावना है उसमें पहला वर्ड क्या है, जो पहली एक लाइन पढ़ी है, ध्यान रखिए, इसमें सीक्वेंसिंग का बहुत महत्व, ठीक है। जैसे कि अभी यूपीपीसीएस और आईएएस में, जैसे यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से इसको कौन सा क्रम में नहीं है ना, और दे दिया था कि समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, इस तरह से क्वेश्चन है ना, कौन ऑर्डर में नहीं है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन किस ऑर्डर में है, किस क्रम में है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये जो 4-5 वर्ड हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस से हैं, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ करना होगा। मेरा कहना तो ये है कि आप लगभग इसको आप याद ही कर लीजिए पूरा, एकदम न याद हो एक दिन में, तो एक दिन में लिख कई बार लिख के याद करिए, मनन करिए, चिंतन करिए इसका, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रस्तावना से मिलते हैं। प्रस्तावना बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर इससे क्वेश्चन आपका आए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए हम अभी चर्चा करते हैं सत्ता के। जैसे हमने कहा हम भारत के लोग, तो यहीं पे तो ये हम भारत के लोग क्या बता रहा है कि कौन, अभी हम भारत के लोग से स्टार्ट है और अंत में क्या है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। जो इंपॉर्टेंट आत्मार्पित है जो वर्ड है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। हम भारत के लोग हैं और हम अपने आप को ही अर्पित कर रहे हैं इस संविधान के। मतलब कौन है, वो सत्ता का स्वरूप है, क्योंकि और नहीं, वो हम भारत के लोग अर्थात पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है। तो ये हम बात करते हैं आगे चल के सत्ता अभी कि सत्ता का स्वरूप क्या है और सत्ता का स्रोत क्या है और सत्ता का उद्देश्य क्या है ना। आइए फिर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। प्रस्तावना का जो मुख्य बिंदु है इसको हटा ही देते हैं, मुख्य बिंदु कर देते हैं। मुख्य तत्व, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड इट इज थर्ड। ओके, तो मित्रों फर्स्ट जैसे हमने कहा कि बताता है सत्ता का स्रोत, राइट। ये बताता है सत्ता का। दूसरा क्या है, सत्ता का स्वरूप के, प्रस्तावना क्या बताती है, सत्ता के स्वरूप के बारे में। तीसरा, सत्ता का उद्देश्य, सत्ता के उद्देश्य के बारे में, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट, सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का स्रोत पहले हम आते हैं सत्ता के स्रोत में। तो कौन है, हम भारत के, कौन है सत्ता का स्रोत, हम भारत के कौन, लोग, अर्थात हम भारत के लोग मतलब हम और आप, अर्थात जनता। जनता क्या है, सत्ता का स्रोत है। सत्ता किसमें निहित है, जनता में। इसलिए जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि हमने उनको वोट दिया, इसका मतलब हम चाहते हैं कि हमारी ओर से नरेंद्र मोदी जी देश का शासन चलाएं, ठीक है। तो ये एक तरह से सत्ता का स्रोत इससे सिद्ध होता है। सत्ता का स्रोत किसमें है, जनता में, ठीक है, जनता में। अब सत्ता का स्वरूप आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा क्लियर।
सत्ता का स्वरूप जैसे देख लेते हैं। संपूर्ण सत्ता का स्वरूप जैसे हमने ये पढ़ा, जो हमने पढ़ा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता कैसी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। समाजवादी होगी। भाई हम, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बिना किसी टेंशन के आराम से समझिए, एक एक वर्ड को हम डिफाइन करेंगे ना से नेक्स्ट वीडियो में सही, लेकिन हम आराम से लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आप आराम से समझिए, बस आप समझिए, अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और चौथा है गणराज्य, ठीक है। ये सत्ता के स्वरूप बारे में, भारत का जो सत्ता होगी वो संपूर्ण बहुत संपन्न होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतंत्रात्मक होगी और गणराज्य होगा। किसी राजा महाराजा का शासन नहीं होगा इंग्लैंड की तरह, जैसे महारानी विक्टोरिया का शासन है ना, कोई भी काम वहाँ पे महारानी के नाम पर होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ महारानी के नाम पर नहीं होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के नाम पर होता है। जो राष्ट्रपति हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। वो किसी राजवंश के परंपरा से नहीं होते हैं, है ना, इंग्लैंड की तरह। अब आते हैं सत्ता का उद्देश्य क्या है। सत्ता का उद्देश्य, आई थिंक इसको हम थोड़ा हटा देंगे, ऐसा ही रहेगा। अभी हम एक एक डिस्कस करेंगे आगे चल के, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। सत्ता के उद्देश्य को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ ले आइए, ये ले आइए इसको आप। सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य क्या है, हमने बताया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि न्याय की स्थापना करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी निजी स्वतंत्रता की स्थापना करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को स्वतंत्रता देना, बंधन मुक्त रखना, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता। सॉरी, बंधुत्व लिखा हो, ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना, ठीक है। ये सारे हमारे प्रस्तावना में निहित संविधान के उद्देश्य हैं, सरकार के सत्ता के उद्देश्य हैं, ठीक। आगे चर्चा करते हैं, जो अभी हमने टर्म पढ़ा, जितने टर्म हमने यहाँ लिखे थे बोर्ड पर, तो उनके बारे में एक एक करके हम उठाते हैं, उनको चर्चा करते हैं उन पर, ठीक है। चलिए, सत्ता का स्रोत कौन है, अभी हमने लिखा कि कौन है, हम भारत के लोग हैं, अर्थात पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ
गवर्नमेंट, राइट। इसमें कुछ ऐसा खास तो है नहीं, यही जानना है सत्ता का स्रोत क्या है, भारत की जनता है, ठीक है। और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, यहाँ पे अब्राहम लिंकन की बात ध्यान रख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ठीक। और जनता का हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको लगता हो कि मैं जल्दी में हटा देता हूँ, तो आप ऐसा करिए, आप पहले समझिए अच्छे से, और फिर जहाँ पे आपको लिखना हो वहाँ पे वीडियो पॉज करिए और आराम से लिखिए, फिर आप देखना चालू करिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं प्रस्तावना प्रस्तावना हमने देखा सत्ता का स्रोत। अब हम आते हैं सत्ता के स्वरूप पर। सत्ता के स्वरूप पर, ठीक। सत्ता के स्वरूप में जो पहला टॉपिक था वो क्या था, हम भारत को एक कैसा राज्य, संपूर्ण बहुत्व संपन्न। संपूर्ण बहुत्व संपन्न। तो संपूर्ण बहुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारा जो देश होगा, इंडिया, अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी भी बाह्य दबाव को स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी तरह बाह्य दबाव से अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय नहीं लेंगे। आंतरिक निर्णय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक नीतियाँ बनाना। बाह्य निर्णय जैसे कि हमारा मित्र देश कौन होगा, शत्रु देश से कौन होगा, हम किससे संधि करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये फैसले हमारे होंगे, किसी और के नहीं, किसी और के दबाव में हम कोई फैसला नहीं करेंगे। अर्थात हम जो है सावरिन हैं, संप्रभु हैं, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता हमारे अंदर है। अर्थात हमारे देश एक संप्रभु राष्ट्र है। यही बेसिक सा मतलब होता है, सिंपल सी बात है। अपने आंतरिक व बाह्य मामलों से संबंधित विषयों के बारे में पूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता, बिना किसी बाहरी दबाव के, ना। अपने आंतरिक व बाह्य मामलों से संबंधित विषयों के बारे में पूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से निर्णय लेने की, पूर्ण रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, जो सामर्थ्य है, वो क्या है, आपकी संपूर्ण बहुत्व संपन्नता को दर्शाता है। यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख लो, बिना किसी बाह्य दबाव के। ठीक, तब तक आप इसको नोट करिए।
उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट स्वरूप के बारे में। कौन था सत्ता का? संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी। अब हम आते हैं समाजवादी की और समाजवादी है, समाजवाद देखिए तो समाजवाद है ना। जो भारतीय समाजवाद है, देखिए समाजवाद का मतलब सिंपल से ये है कि समाजवाद का बेसिक मतलब क्या है? वितरण मूलक न्याय की स्थापना करना। सिंपल सा 2 शब्दों में बात यही है, वितरण मूलक न्याय की स्थापना करना, ये समाजवाद है। जो भारतीय समाजवाद है, ये समाजवाद जो है मार्क्सवाद से प्रभावित विचारधारा है, लेकिन जो भारतीय समाजवाद है वो अलग किस्म का है। हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो एक विचारधारा नहीं है, वो एक नीति है। ये हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा था, DS नकारा केस 1982 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भारत की जो समाजवादी नीति है वो एक विचारधारा है, नीति नहीं। वो आई एम रियली सॉरी, वो एक नीति है, विचारधारा नहीं। जैसे मार्क्सवाद है ना, वो एक विचारधारा है मार्क्सवाद, लेकिन जो हमारा समाजवाद है, भारतीय समाजवाद है, वो विचारधारा नहीं है, वो एक नीति है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें जो पूंजीवाद है और जो समाजवाद है, हालांकि दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन जो भारतीय समाजवाद है वो पूंजीवाद का विरोध नहीं करता, ठीक है। जबकि जो समाजवाद की जो विचारधारा है वो बेसिकली पूंजीवाद के विरोध में ही उत्पन्न हुई थी। लेकिन भारतीय समाज क्या कहता है कि हम पूंजीवाद का विरोध नहीं करेंगे। यदि पूंजीवादी लोग अच्छे से अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो एक तरह से, और सरकार को दे रहे हैं, तो एक तरह से सरकार जो अपना धन प्राप्त करती है पूंजीपतियों से, वो सरकार वितरण मूलक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है उन पैसों से। ये हमारी विचारधारा है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसका क्या मतलब है। यहाँ देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य, मतलब कि जो हमारा भारतीय समाजवाद है 1982 है ना, DS नकारा केस, इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और यही हमारे यहाँ मान्य है। तो इसको आइए देखते हैं। सिंपल 2 शब्दों में कहना हो तो लिखिए वितरण मूलक न्याय की स्थापना करना। वितरण मूलक न्याय की स्थापना करना, ठीक। शोषण को समाप्त करना। शोषण, किसी भी तरह का शोषण, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, कैसा भी हो, हर तरह के शोषण को समाप्त करना है, ठीक है। आय की असमानता को कम करना है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। तो क्या है समाजवाद के लक्ष्य, ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद है आज के लिए काफ़ी हो गया होगा आपको। तो आज हम यहीं चैप्टर को स्टॉप करते हैं, वीडियो को, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सत्ता के स्वरूप का जो तीसरा चरण है वो क्या है, संपूर्ण बहुत संपन्न तो हो गया, समाजवादी हो गया। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पंथ निरपेक्षता की। उसके बाद और यहाँ तक नेक्स्ट जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो सत्ता का स्वरूप हो जाएगा, और सत्ता का उद्देश्य भी लगभग प्रयास करेंगे कि हो जाए, ठीक है। आई थिंक अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इससे आपको भी बोरिंग होगी, सो मैं आज अपना यहीं पर वीडियो रोकना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े। और यदि आपका प्यार मिला तो मैं इस तरह अपने वीडियो प्रतिदिन अपलोड करता रहूँगा, और आपकी अगर मैं कुछ हेल्प कर सका आपकी तैयारी में तो मैं अपना सौभाग्य मानूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।